नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। देहरादून के क्वारंटीन सेंटर में युवक की मौत पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। युवक का शव बुरी तरह से सड़ा और गला हुआ था और शव करीब 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। ऐसे में 2 दिन से आखिर किसी को युवक की मौत की खबर क्यों नहीं हुई, ये तमाम सवाल हैं। यही नहीं, क्वारंटीन सेंटर के नोडल अधिकारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 2 दिन से वो लोग क्या कर रहे थे। असल में युवक बालावाल क्वारंटीन सेंटर में 215 लोगों के साथ था और युवक का नाम संकेत मेहरा बताया जा रहा है। संकेत की उम्र सिर्फ 19 साल बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से 5 जून को संकेत ट्रेन के माध्यम से देहरादून पहुंचे थे और पंखे से लटक कर यहां उन्होंने अपनी जान दे दी। कल से ही युवक का कमरा बंद था, लेकिन किसी ने भी इसकी सुध नहीं ली और बॉडी जब सड़ने गलने लगी तब दरवाजा खोला गया और डेड बॉडी को निकाला गया। प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है कि 2 दिनों से क्वारंटीन सेंटर का सुध लेने वाला कोई नहीं था। बालावाला के क्वारंटीन सेंटर में 19 साल के युवक द्वारा सुसाइड किए जाने के बाद एक बार फिर क्वारंटीन सेंटरों की व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं। ये वही क्वारंटीन सेंटर है जिसकी 4थी मंजिल पर ये युवक क्वारंटीन था और बताया जा रहा है कि ये युवक 5 जून को एमपी के जबलपुर से ट्रेन के जरिए देहरादून पहुंचा था और उसके बाद करीब 200 अन्य लोगों के साथ उसे भी यहां पर क्वारंटीन कर दिया गया था। युवक को एक अलग सा कमरा अलॉट था। सवाल उठता है कि जो बताया जा रहा है कि युवक की बॉडी पूरी तरह से सड़गल चुकी है और अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि उसकी मौत करीब 2 दिन पहले हो चुकी थी। सवाल यहाँ पर उठता है कि जो यहाँ पर नोडल अफसर थे जो लगातार क्वारंटीन सेंटर की देखरेख कर रहे थे, जैसा कि बताया जा रहा है, जैसा कि हेल्थ डिपार्टमेंट दावा करता है, वो अफसर पिछले 2 दिनों से कहाँ थे। जब युवक अपने कमरे में 2 दिन से बंद था, उसने सुसाइड कर लिया था, तो क्यों नहीं क्वारंटीन सेंटर के जो इंचार्ज हैं या जो नोडल अफसर यहाँ पर तैनात हैं उन्होंने इसका संज्ञान लिया। प्रदेश भर से इसी तरह क्वारंटीन सेंटरों से लगातार शिकायतें आ रही हैं। क्वारंटीन सेंटरों में मौतों का आंकड़ा भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्वारंटीन सेंटरों की जो सार्थकता है वो सवालों के घेरे में आ गई है। सवाल ये भी है कि कहीं ये क्वारंटीन सेंटर लोगों का मनोबल तोड़ने का काम तो नहीं कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। तो क्वारंटीन सेंटर्स में हो रही मौतों पर कांग्रेस ने अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का कहना है कि सरकार ने परेशान लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है और पहले से मुश्किल से जूझ रहे लोग एक और मुसीबत में फंस गए हैं। लोग मरते जा रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर में पहले आदमी इतना परेशान है, मान लीजिए उसको भगवान न करे कोरोना हो गया और आप वहाँ कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हो, इतनी गर्मी है, तो मुझे लगता है कि सरकार ने उस पर ध्यान दिया नहीं। अच्छा, सरकार का क्या जा रहा है भाई, भगवान न करे उनमें से कहीं किसी को कुछ हो गया तो वो तो अपना जो है बड़े जो है वो वीआईपी वार्ड में चले जाएंगे। तो आज भी मुझे बहुत पहले ये मेरे ख्याल से 5वीं या 6ठी जो है ये मौत हो गई है क्वारंटाइन सेंटर में। सुनील नौप्रभात हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील, क्वारंटीन सेंटर से जुड़ी जो खबरें आ रही थी उसमें कुछ लगातार जो है इस तरह की बदहाल व्यवस्था की खबरें आ रही थी, लेकिन आज जो खबर आई है वो कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली है, सवाल उठाने वाली है। क्या जानकारी निकलकर अब तक सामने आई है आपके पास? देखिए आशीष, इसमें पहले तौर पर पूरी तरह से प्रशासनिक लापरवाही इसमें पूरी तरह से सामने आ रही है जी। क्योंकि जो 19 साल का लड़का था, जो बताया जा रहा है कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि ये कमरे में बंद था और बताया जा रहा है कि करीब 2 से 3 दिन पुराना ये शव है। शव सड़ गल चुका है और उससे लगातार बदबू आ रही थी। तो ये मान सकते हैं कि पिछले 3 दिनों से इस क्वारंटीन सेंटर में जो ये युवक रह रहा था उसकी किसी ने देखरेख नहीं की, किसी ने सुध ही नहीं ली। जबकि तमाम वहां पर स्वास्थ्य विभाग के नोडल अफसर वहां पर तैनात रहते हैं, प्रशासनिक बॉडी वहां पर तैनात रहती है। तो ये साफ तौर पर ये इंगित करती है कि आप बहुत हल्के ढंग से उन तमाम लोगों को ले रहे हैं जो आपने क्वारंटीन सेंटरों में डाले हुए हैं। वो कैसे खा रहे हैं, उनकी हेल्थ स्टेटस क्या है, इसकी जानकारी भी आप लोगों को नहीं है, प्रशासनिक अमले को नहीं है। और यही कारण है कि लगातार क्वारंटीन सेंटर सुर्खियों में रहे हैं, उनसे शिकायतें मिलती रही है। इससे पहले आपने देखा कि नैनीताल में बेताल घाट क्वारंटीन सेंटर में एक बच्ची की मौत हो गई थी सांप के डसने से।
तो सितारगंज में सूरजमल जो क्वारंटीन सेंटर है वहां पर एक महिला के साथ छेड़खानी की घटनाएं हो गई थी। तो ये जो क्वारंटीन सेंटर पूरे प्रदेश में बनाए गए हैं, करीब 15,000 से इनकी अधिक इनकी संख्या है। इन क्वारंटीन सेंटरों की सार्थकता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, जो कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। इसके अलावा जो लोग क्वारंटीन सेंटर में हैं वो भी लगातार परेशान है। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है सुनील, क्योंकि सवाल उठने लाजमी भी है यहाँ पर कि 2 दिन पहले एक व्यक्ति की क्वारंटीन सेंटर में मौत हो जाती है, उसका सुध लेने वाला कोई नहीं है। सवाल अब कांग्रेस ने भी उठाने शुरू कर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। उत्तरकाशी में क्वारंटीन सेंटर्स में भारी लापरवाही नजर आ रही है। यहां कोविड-19 के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में रह रहे ज्यादातर प्रवासी अपने घरों को चले गए हैं और 80% क्वारंटीन सेंटर्स खाली हो गए हैं। अब ज्यादातर सेंटर पंचायत घरों और स्कूलों में बनाए गए हैं, लेकिन अब इन सेंटर्स में भारी लापरवाही नजर आ रही है। प्रशासन की तरफ से इन सेंटर्स को खाली होने के बाद भी सैनिटाइज नहीं किया गया है। ग्रामीण इसे लेकर नाराज हैं और मांग कर रहे हैं कि इसका सैनिटाइज किया जाए। ये भारी लापरवाही हो रही है। इस संबंध में हमारे द्वारा जो एसडीआरएफ की मनी एसडीएम्स के डिस्पोजल पे रखी गई है, उस पूरे के पूरे अमाउंट में से उनके द्वारा 19 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा पंचायतों को बांटा गया है। उनका उद्देश्य यही है कि सैनिटाइज करवाने या दूसरे जो भी एस्पेक्ट्स हैं सफाई से संबंधित, उन पे खर्च करने के लिए। और इसके अलावा जब स्कूल्स खुलेंगे उससे पहले उन्हें प्रॉपर्ली सैनिटाइज करने के लिए सारी चीज़ें इंश्योर की जाएंगी। अगली खबर काशीपुर से है। यहां होम क्वारंटीन में भारी लापरवाही देखने को मिली है। यहां एक मकान में होम क्वारंटीन का नोटिस लगाया गया था और 24 जून तक पूरे घर को होम क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन पूरा परिवार घर पर ताला लगाकर गायब हो गया है। घर पर 10 जून से 24 जून तक के लिए नोटिस लगाया गया था। अब सूचना मिलते ही पुलिस भी वहां पर पहुंच गई है और पुलिस लापता परिवार अब तक का पता नहीं लगा पाई है। उनका मामला काशीपुर के ढकिया गुलाबो गांव का बताया जा रहा है। अगली बड़ी खबर ऋषिकेश से आ रही है, जहां एम्स में 56 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई है। गाजियाबाद की एक युवती की भी मौत 9 जून को हुई थी, वह भर्ती हुई थी यहां पर ऋषिकेश एम्स में। ऋषिकेश तपोवन का रहने वाला है। कोविड पेशेंट 25 मई को मुंबई से ऋषिकेश आया था। 6 जून को रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कल देर रात ऋषिकेश एम्स में यह मौत हुई है। दूसरी मौत गाजियाबाद की एक युवती की हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 2 मौतें हुई ऋषिकेश एम्स में। कोरोना पॉजिटिव थे। 6 तारीख को इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जो कि ऋषिकेश से आ रही है। तो उत्तराखंड में गुरुवार को फिर से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ गए हैं। 93 नए मामलों में टिहरी में सबसे ज्यादा 33 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो यह आपको बता दें कि लगातार मामले उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं। 93 मामले हो चुके हैं, उसमें से सबसे ज्यादा 33 मामले टिहरी में हैं। और जिस तरह से क्वारंटीन सेंटर्स की लापरवाही आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अब तक जो प्रदेश इकाई दहाई तक सीमित था कोरोना पॉजिटिव की संख्या की अगर बात करें, तो वो अब सैकड़े की तरफ बढ़ता जा रहा है। और जो टिहरी है वो सबसे ज्यादा घातक हो रहा है। 33 लोग उसमें उस जिले में मिल चुके हैं अब तक। उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। अगली बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है। यहां खड़बड़ी शमशान घाट पर बंद पड़े बिजली सौदागृह को फिर से शुरू किया जाएगा। न्यूज़ 18 की खबर का दरअसल बड़ा असर हुआ है। कोविड पेशेंट्स का बिजली सौदागृह पर अंतिम संस्कार करना ज्यादा बेहतर माना जाता है, साथ ही ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। लेकिन कई जगह पर कोरोना मरीजों के अंतिम संस्कार में भारी हंगामा हुआ था। रुड़की में कोरोना पॉजिटिव की मौत के बाद भी खासा हंगामा हुआ था और अब हरिद्वार जिला प्रशासन ने इसे लेकर बड़ा फैसला लिया है और खड़खड़ी घाट पर बिजली सौदागृह फिर से शुरू कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन की तरफ से 20 लाख का प्लान बनाकर शासन को भेज भी दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में सिर्फ खड़खड़ी घाट पर ही बिजली सौदागृह केंद्र है, लेकिन वो कई वर्षों से बंद पड़ा था और इस पर न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई और अब इसका बड़ा असर हुआ है। अब आपको दिखाते हैं वो रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के बाद जिला प्रशासन जागा है और हरिद्वार के खड़खड़ी घाट में फिर से बिजली सौदागृह शुरू होने जा रहा है।
कोरोना संकट के दौरान अंतिम संस्कार करने में भी लोगों के पसीने छूट गए हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति पद्मश्री A.N. पुरोहित की पत्नी का 11 मई को निधन हो गया था। पत्नी की अंतिम इच्छा थी कि उनके शव का इलेक्ट्रिक शवदाह गृह में ही अंतिम संस्कार किया जाए। पुरोहित ने पूरे प्रदेश के शमशानों को छान मारा, लेकिन बाद में हताश होकर उन्हें लखीबाग में ही अपनी पत्नी के शव का अंतिम संस्कार कराना पड़ा। हालांकि इलेक्ट्रिक शवदाह गृह पर्यावरण की दृष्टि से बेहतरीन है। मेरी वाइफ की डेथ हुई और उनकी ख्वाहिश सभी की होती है, बातें करते गए वही कभी मेरी डेथ हुई तो जहाँ मेरे फादर मदर को क्रिमेटेड किया वहाँ, लेकिन बिजली वाले में करना, लकड़ी वाले में प्रदूषण होता है, मैं पसंद नहीं करती हूँ। कोरोना काल में संक्रमित शवों को लेकर बवाल मचा है। लोग संक्रमण फैलने के डर से अपने अपने क्षेत्रों के शमशान घाटों में इन शवों के दाह संस्कार का विरोध जता रहे हैं। देहरादून के नाला पानी शमशान घाट पर कोरोना संक्रमित के अंतिम संस्कार का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। एक बुजुर्ग महिला का नाला पानी में अंतिम संस्कार कराने में भी विरोध किया गया। लखीबाग में भी शवदाह नहीं हो पाया। रुड़की में एक कोरोना संदिग्ध की मौत के बाद उसके शव को कनखल लाया गया। वहाँ विरोध के बाद परिजन खड़खड़ी ले गए। वहाँ भी शव लेने से मना कर दिया तो परिजन वापस रुड़की लेकर गए। ये सच में महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस में, नेचुरल एनवायरमेंट कंडीशन में अगर कोई किसी बॉडी में वायरस है तो वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर्स को बंद कर देंगे तो वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। कोरोना काल में इलेक्ट्रिक शवदाह गृहों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती थी, लेकिन इन्हीं को लेकर सिस्टम की चुप्पी समझ से परे है। पूरे प्रदेश में हरिद्वार के खड़खड़ी घाट पर एकमात्र इलेक्ट्रिक शवदाह गृह है, लेकिन ये भी पिछले कई सालों से खराब पड़ा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उधर हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में फिलहाल कोरोना टेस्टिंग को रोक दिया गया है। प्रदेश की सबसे बड़ी वायरोलॉजी लैब में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए टेस्टिंग रोकनी पड़ी है, जिसमें बड़ी मुश्किल अब हो सकती है। यह लैब कुमाऊं की अकेली लैब है, तो राज्य की सबसे बड़ी लैब भी यही है। प्रदेश की सबसे बड़ी कोरोना टेस्टिंग लैब में फिलहाल टेस्टिंग बंद कर दी गई है, क्योंकि यहां संक्रमण का खतरा पैदा हो चुका है। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में वायरोलॉजी लैब बनी हुई है और उसी के भीतर कोरोना की ये टेस्टिंग लैब बनाई गई है। बताया जा रहा है कि इसी जो कॉलेज में जो लैब है उसमें पीसीआर मशीन लगाई गई है। ये पीसीआर मशीन कोरोना की टेस्टिंग करती है और इस पीसीआर मशीन में कुछ ऐसी खराबी आ गई है जिससे संक्रमण कमरे में फैल गया है, उस कमरे में जहां पर ये पीसीआर मशीन इंस्टॉल की गई है, जिसके बाद फिलहाल टेस्टिंग को रोक दिया गया है। और संक्रमण से खतरे से बचाने के लिए डॉक्टर्स और स्टाफ को फिलहाल ये एहतियातन कदम उठाए गए हैं कि सैनिटाइज किया जा रहा है, पूरे के पूरे रूम को, पूरी की पूरी लैब को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि लोग संक्रमित होने से बचें। और साथ ही मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा सभी सीएमओज को ये लिख दिया गया है कि फिलहाल वो टेस्टिंग के लिए कोई भी सैंपल हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज न भेजें, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल टेस्टिंग को रोक दिया गया है। सुनील कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। हरिद्वार जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन यह रुड़की के कई युवा नहर में डुबकी लगा रहे हैं और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में कई युवा नहर में अपनी गर्मी भगाने पहुंच रहे हैं, लेकिन इस दौरान कोई नियम कायदे नजर नहीं आ रहे हैं। अब ऐसे में पुलिस भी अलर्ट पर आ गई है और कहा जा रहा है कि चेतावनी के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुबह से 8 बजे से लाइट भाग रही है और यहाँ पर जो आसपास गांव के हैं, पाडली गुज्जर हुआ और तिल्ली वाला, तो सब यहाँ पर नहा रहे हैं, गर्मी अपनी दूर कर रहे हैं और इसलिए कोई वो नहीं है और नई लाइट आ रही। कोई से गांव में ढंडरे से भी है, सब आदमी दूर दूर से नहाने के लिए आ रहे हैं। और ये बात प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया है कि वो उक्त घटना का तुरंत संज्ञान लें और आवश्यक कार्रवाई करें। ये चीज़ कोरोना से संक्रमण के इस दौर में निस्संदेह जोखिमपूर्ण है और अन्य लोगों के संक्रमित होने का खतरा बना हुआ है। इसमें आवश्यक कार्रवाई कराने हेतु निर्देशित किया गया है। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद पिथौरागढ़ में 35,000 से ज्यादा प्रवासी अब लौट आए हैं। अभी भी प्रवासियों के लौटने का दौर जारी है। इन प्रवासियों का डेटा रखने के लिए प्रशासन ने कोविड हेल्प डेस्क तैयार की है। इस डेस्क के जरिए प्रवासियों के स्वास्थ्य का रोज अपडेट लिया जा रहा है। यही नहीं, ये डेस्क ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इन लोगों को कैसे रोजगार से जोड़ा जा सके। वो आज तक का है, वो 35,590 जो प्रवासी हैं वो आ चुके हैं, जो हालांकि इसमें दोनों शामिल हैं, जो हमारे राज्य के बाहर के भी हैं और राज्य के विभिन्न जनपदों से आए हुए हैं। तो हमारे जिले में 35,590 आदमी आज तक आ चुका है।
उधर पिथौरागढ़ जिले में गंगोली हाट को वाया आंवला घाट होकर जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ को जोड़ने वाली सड़क पर काम शुरू हो गया है। दशकों से इस सड़क को बनाने की मांग की जा रही थी। इस सड़क के बनने से गंगोली हाट के लोगों को मुख्यालय पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर का सफर अब कम करना होगा। पहले चरण में यह सड़क अग्रोन से आंवला घाट तक जुड़ेगी। सड़क है एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क मेरी विधानसभा क्षेत्र में पड़ती है और यहाँ पे 40 साल पुरानी मांग क्षेत्रीय जनता की थी और अभी अभी वो मांग क्षेत्रीय जनता की पूरी हुई है। अभी हमारा पेड़ छपान का काम भी पूरा हो चुका है। 4 धाम सड़क परियोजना में मजदूरों की कमी से कई काम अटके हुए हैं। कार्यदायी संस्थान का कहना है कि कई मजदूर मैदानी इलाकों में फंसे हुए हैं और इसी वजह से मशीनें भी नहीं चल पा रही हैं। रुद्रप्रयाग में फिलहाल काम को शुरू करने की कोशिशें जारी हैं ताकि बरसात से पहले कुछ काम को किया जा सके। एक कार्यदायी कंपनी का कहना है कि उनकी 15 एक्सीलेटर मशीनें मजदूरों की कमी से खड़ी हैं और मजदूरों को लाने की इजाजत प्रशासन से मांगी जा रही है। के द्वारा जिन मजदूरों को श्रमिकों को लगाया जाना है उनकी अनुमति के लिए आवेदन कर दिया गया है। उनको अनुमति भी प्रदान कर दी गई है। जिलाधिकारी कार्यालय से किसी भी प्रकार की उनको कोई समस्या नहीं है। यात्रा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए मार्ग को तीव्रता के साथ सुचारू करने और संवेदनशील स्थलों पर आवश्यक मात्रा में संसाधन और मैन पावर को डिप्यूट किए जाने के लिए हमने निर्देश एनएच को दे दिए हैं। उधर हल्द्वानी में पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के से प्रेरित होकर 2 भाइयों ने अपना ढाबा शुरू कर दिया है। मजेदार बात यह है कि भाइयों ने इस ढाबे का नाम भी आत्मनिर्भर ढाबा रख दिया है। क्या है 2 भाइयों के आत्मनिर्भर बनने की कहानी, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के मुश्किल दौर में आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया और उसका नतीजा ये देखने को मिल रहा है कि हल्द्वानी में ब्लॉक दफ्तर के ठीक बगल में ये आत्मनिर्भर ढाबा खुल चुका है। ये बिष्ट बंधुओं का ढाबा है और ये क्या करते थे पहले और क्यों इन्होंने आत्मनिर्भर ढाबा खोला है, इनसे जानते हैं। वैसे आप क्या काम करते थे और क्यों ये आत्मनिर्भर ढाबा खोला? हम पहले फॉरेस्ट विभाग में जॉब करते थे आउटसोर्स से श्रमिक द्वारा, तो हमको सैलरी भी नहीं मिल पाती थी। 10-10 महीने में 2 महीने की सैलरी, 6-6 महीने में 1 महीने की सैलरी, ना हमारे बीवी बच्चे का गुजारा चलता था। तो भी मोदी जी का एक हमने अभियान सुना कि आत्मनिर्भर बनो, तो उनके इस शब्द से हमें भी एक आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला और खुद हमने अपने पर आत्मनिर्भर हो गए। यहाँ ढाबा खोला। जो सरकारी विभाग था, भले ही वहाँ एडॉक पे आप थे, लेकिन वहाँ तनख्वाह नहीं मिल रही थी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। वैसे आप इनके बड़े भाई हैं, आप क्या काम करते थे? आपने क्यों फिर ढाबा खोलना शुरू? मेरा एक्चुअली सिल्वर फॉइल मैन्युफैक्चरिंग का वर्क था, तो हमें रॉ मटेरियल वगैरह लाने में दिल्ली से वगैरह दिक्कतें होती थी क्योंकि पैसे की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती थी उससे। तो उस कारण से फिर लॉकडाउन भी चालू लग गया। उसके बाद तो सारी डिस्पोजल सारे सभी कुछ बंद हो गए। तो हम दोनों भाई ने सोचा कुछ ना कुछ कार्य किया जाए और ये आत्मनिर्भर ढाबे की ओर हमारा कदम बढ़ा। ये इस तरीके के मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके के आइटम इस आत्मनिर्भर ढाबे के भीतर बन रहे हैं। भाई साहब दिखाइए जरा। ये क्या है? ये है आलू के गुटके। ये आलू के गुटके, ये आलू के गुटके बनाए रखे हैं जो हमारा पहाड़ी स्वादिष्ट व्यंजन माना जाता है। ये पहाड़ी। और इधर रायता मेरे को दिख रहा है। ये आपको रायता दिखेगा। रायता जो है कुमाऊनी में, विशेष तौर पे कुमाऊं के जो 6 जिले हैं वहाँ पर इस तरीके का रायता, पहाड़ के जो जिले हैं उनमें खीरे का रायता मिलता है। तो इस तरीके से इन्होंने डिफरेंट आइटम बनाने की कोशिश की है और खुद को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की है। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अभियान था उसका ये असर है कि इन्होंने खुद को इस धंधे में इनिशिएट करने की कोशिश की है और खुद भी आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की है। कैमरा सुनील कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। कोरोना महामारी का असर आईएमए पासिंग आउट परेड पर भी अब दिखाई दे रहा है। आईएमए के इतिहास में पहली बार होगा जब जेंटलमैन्स कैडेट्स पासिंग आउट परेड के बाद अपने घर नहीं बल्कि सीधे अपनी पोस्टिंग के लिए जाएंगे। साथ ही सबसे ज्यादा दिक्कतें इस समय उन विदेशी अफसरों को आने वाली हैं जो पास आउट के बाद भी कुछ समय आईएमए में ही रहेंगे। दरअसल कोरोना महामारी के चलते इंटरनेशनल फ्लाइट बंद है, जिस कारण मित्र राष्ट्रों के अफसर यहीं आईएमए में रुकेंगे। आपको बता दें कि 13 जून यानी कल होने वाली पासिंग आउट परेड में 423 जेंटलमैन कैडेट में 90 जेंटलमैन कैडेट्स मित्र राष्ट्रों के हैं जो अफसर बनने के बाद भी आईएमए में ही रुकेंगे। पासिंग आउट परेड के बाद जो फॉरेन ट्रेनीज होते हैं जनरली वो अपनी अपनी कंट्री जाते हैं, बट कोविड के चलते हर एक कंट्री के जितने भी ट्रेनीज यहाँ पे हैं उनकी एम्बेसी से बात हो चुकी है और वो चाहते हैं और ट्रेनीज भी खुद चाहते हैं कि वो यहाँ रहकर
अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करें और इस दौरान ब्रेक ना लें। जैसे जैसे हमें स्पेशल फ़्लाइट अवेलेबल होगी एम्बेसी के थ्रू, उनको विद इन सम टाइम फ्रेम अपनी अपनी कंट्री भेजा जाएगा। लेकिन जो ट्रेनिंग्स हैं, जो हमारे फर्स्ट और सेकंड टर्म में ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो यहीं रहेंगे और ट्रेनिंग रिज्यूम हो जाएगी। तो मानसून आने को है, लेकिन खटीमा नगर पालिका अभी तक नालों और छोटे नालियों को साफ नहीं कर पाया है, जबकि हर साल खटीमा के 20 वार्ड बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। अब ऐसे में स्थानीय लोग अभी तक शहर के बीचों बीच ऐठा नाला और खकरा नदी नाला साफ ना करने पर सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं 2 दिन पहले ही नगर पालिका का चार्ज संभालने वाली ईओ भी मानती हैं कि मानसून को देखते हुए काम नहीं हुए हैं। अब चार्ज लिया है, जल्द ही नालों की सफाई कराई जाएगी। हर साल की साल देगा, यहाँ पानी भर जाता है, नदी नाले सब भरे पड़े हैं, कूड़ा सब्जी मंडी वाले भर देते हैं, यहाँ पर नाली साफ होती नहीं है। उधर सब खकरा घेर रखा है लोगों ने, बिल्डिंग बना रखी हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। प्रशासन क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। अभी जो नगर पालिका खटीमा की बात करें तो अभी यहाँ पे काफ़ी अव्यवस्थाएं फैली हैं सफाई को लेकर, हर एक मुद्दे पे यहाँ पे काफ़ी अव्यवस्था है। तो मेरा सबसे पहले मुख्य उद्देश्य तो यही है कि मैं यहाँ पे आई हूँ तो एटलीस्ट जो हमारा मेन काम होता है सफाई से संबंधित, बरसात होने से पहले सारे नदी नालों को की तड़ी झाड़ सफाई हो। तो कोरोना संकट के कारण सांसदों की सांसद निधि केंद्र सरकार ने अब सस्पेंड कर दी है, जिससे सांसद लाचार दिखने लगे। आलम यह है कि वो अपने इलाकों की नालियां तक दुरुस्त नहीं करवा पा रहे। उत्तराखंड में प्री मानसून बरसात शुरू हो चुकी है, लेकिन उससे पहले राज्य के 5 सांसद अजीब सी मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि मानसून से पहले जिन नालियों, कूलों और रास्तों को सांसद जी अपनी निधि से ठीक करवाते थे, वो केंद्र सरकार ने कुछ समय के लिए रोक दिए, जिससे सांसद महोदय इन कामों को करने में लाचार हैं। हालत ये है कि सांसद दबी जुबान में अपनी लाचारी भी जाहिर कर रहे हैं। एक जनहित में लिया गया कदम है, थोड़ी परेशानी होती है, उस परेशानी को जनता भी स्वीकार करती है, हम लोग भी स्वीकार करते हैं। ये खत्म नहीं हुई है हमारी सांसद निधि, ये स्थगित हुई है। बाकी चीज़ों में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि मनरेगा से बहुत बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट ने रिलीज किया है। उसके आधार पर जो भी गांव जो काम कराना चाहता है वो काम होंगे। सांसद के पास आने वाले फरियादी भी सांसद की लाचारी से परेशान हैं, क्योंकि उनके भी छोटे मोटे काम नहीं हो पा रहे। जो सांसद निधि बंद हो गई है, कट गई है, विधायकों के भत्ते कट गए हैं, विधायकों की निधि कट गई है, उससे सारा विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो चुका है। इस समय स्थिति ये है कि हम लोगों को छोटी छोटी नालियाँ, खरंजे बनाने पड़ते हैं, जो पोल लगवाने पड़ते हैं, जो हम अपने पास सांसद के पास जाते हैं किसी उम्मीद से, वो सारे काम बंद हो गए हैं। अब सांसदों के साथ ही विधायकों की निधि भी कटौती हुई है, जिससे अंदर से सांसदों के साथ ही विधायकों की भी परेशानी दिखने लगी है, क्योंकि दोनों ही स्थिति उस शेर की तरह हो गई है जो शेर तो है लेकिन उनके दांत नहीं है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। अपना उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।